ठीक है। तो ह्यूमन सेटलमेंट, देखिए इंसान की जो बस्ती है, जैसे अखंड तुम बस्ती में रहते हो, है ना। सेटलमेंट और डवेलिंग को सिनोनिमस कह सकते हैं। थोड़ा सा अंतर आ जाएगा तृप्ति सेटलमेंट्स और डवेलिंग्स में। ड्वेलिंग थोड़ा सा इनफॉर्मल है और सेटलमेंट थोड़ा सा फॉर्मल है। इनफॉर्मल फॉर्मल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब सेटलमेंट की बात आएगी ना, तो एक प्रॉपर गांव होगा या प्रॉपर बस्ती वगैरह होगी, है ना, एक कॉलोनी होगी, एक हट्स होंगे, जो भी होगा। ड्वेलिंग थोड़ा सा टेम्परेरी वाली बात आ जाती है। ठीक। ड्वेलिंग में क्या हो जाएगा, जैसे एक बंजारा है ना। तो बंजारा कुछ दिन कहीं पर है, कुछ दिन बाद वो कहीं और चला जाएगा, फिर वो माइग्रेट कर जाएगा। ऐसे ही पास्चुरलिस्ट होते हैं, हर्डर्स होते हैं, नोमैडिक्स होते हैं। जो नोमैडिक्स होते हैं यही तो करते हैं, तो उनके लिए वो डवेलिंग्स कहलाते हैं। सेटलमेंट थोड़ा सा फॉर्मल हो जाएगा, जब एक गांव बस जाए, वहां पे लोग रहने लगे और सिर्फ वहीं पर रहने लगे, उनका पूरा परिवार पूरी जनरेशन वहां पे बिता दे, तो वो सेटलमेंट आती है। तो टेम्पररी और परमानेंट से आप देख सकते हो, एक टेम्पररी होगा डवेलिंग और परमानेंट होगा सेटलमेंट। ये थोड़ा सा अंतर आता है दोनों में, नाम से पता चलता है। लिटरल मीनिंग अगर तुम लोग देखो तो वही होगा। तो पहले थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं सेटलमेंट की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपस में रिलेटेड रहते हैं, है ना। तो हिस्ट्री की एक बहुत अच्छी बात है कि वो हर सब्जेक्ट में अपना योगदान दे देती है। ठीक है। हिस्ट्री लिटरेचर में भी योगदान देती है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो या हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हो, तो उसमें हिस्ट्री का बड़ा रोल होता है। आप प्रेमचंद को पढ़िए, तो प्रेमचंद 1930 1940 के जमाने में बहुत अच्छा लिखा, मतलब काफी नाम हो गया था उनका। उस समय ब्रिटिश काल था, तो ब्रिटिश टाइम पर प्रेमचंद ने उस समय की सोसाइटी को बताया था अच्छे से, है ना। तो लिटरेचर भी पढ़ेंगे तो हिस्ट्री उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है। अगर आपको पता नहीं है कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, मतलब 1930 और 1940 में क्या चल रहा था ब्रिटिश इंडिया में, तो हो सकता है आप लिटरेचर ना समझ पाओ। आप शेक्सपियर को पढ़ोगे, तो शेक्सपियर भी उस समय की कंटेम्पररी, मतलब उस टाइम की जो यूरोपियन सोसाइटी थी, उसी पे तो लिखा करते थे, उसी पे कमेंट्री किया करते थे। तो कोई भी लिटरेचर पढ़ो तो उसमें हिस्ट्री का रोल आ जाता है। ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें हिस्ट्री का रोल आ जाता है, क्योंकि ये जो सेटलमेंट वगैरह है, ये सब हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है। बताता हूँ कैसे रिलेटेड है, उसकी कहानी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, फेज बाय फेज। और फिलोसफी का जो सब्जेक्ट है पूरा हिस्टोरिकली होता है ज्यादातर। हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसको लेकर के फिलोसफी दी जाती है। इसके अलावा साइंस में भी हिस्ट्री होती है। आप कहोगे साइंस में क्या हिस्ट्री होती है, तो जैसे कॉपरनिकस की हम लोग बात कर रहे थे उस दिन ना, तो कॉपरनिकस ने बताया कि जो हमारे सोलर सिस्टम वो हीलियोसेंट्रिक नहीं है, बल्कि अर्थ सेंट्रिक है। मतलब, नहीं सॉरी, अर्थ सेंट्रिक नहीं है बल्कि हीलियोसेंट्रिक है। कि अर्थ बीच में नहीं है सोलर सिस्टम के, सन है बीच में सोलर सिस्टम के, और सब प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उसको बोला गया कि तुमको तो मार देना चाहिए, तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। तो उसने फिर अपना बयान बदल लिया था। ये सब उस दिन हम लोग बात कर रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ, अगर इसकी हिस्ट्री जानेंगे तो हिस्ट्री से पता चलेगा कि जब क्रिश्चियनिटी आई थी तो उसने यही बिलीफ अपने पास रखी थी। उससे पहले ग्रीक्स के काल में जाएंगे तो पता चलेगा कि ग्रीक्स भी कुछ ऐसा ही मानते थे, है ना। अर्थ सेंट्रिक मॉडल या जियो सेंट्रिक मॉडल के बारे में बात करते थे। ठीक है। तो सेटलमेंट से अगर हिस्ट्री जाने तो सेटलमेंट्स तब आया जब एग्रीकल्चर आया। जब तक खेती नहीं थी इंसान के पास, जब तक इंसान खेती नहीं कर रहा था, तब तक सेटलमेंट था नहीं। ठीक है। एग्रीकल्चर आया नियोलिथिक काल में, और नियोलिथिक आज से लगभग 10,000 साल पहले की बात है ना। 9-10 हजार साल। तो 10,000 साल पहले इंसान ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। उससे पहले इंसान सेटल्ड लाइफ नहीं जीता था। एग्रीकल्चर उसने किया, तो अब उसको
खेत देखने की जरूरत पड़ रही है। अब वो उसकी रखवाली करेगा। ठीक है। 3-4 महीने उसको वहां पे रहना पड़ेगा। और उस टाइम पर इन्वेडर्स भी बहुत होते थे। तो इन्वेडर्स क्या करते थे, दूसरे के खेत में घुस करके उसको कब्जिया लिया। खेत कब्जिया लिया मतलब उनका महीने का राशन का काम हो गया। हम्म? और ये सब ट्राइबल या एक दूसरे से आपस में किया करते थे। एक ट्राइब दूसरे पे आक्रमण कर देता था और उसका खेत वगैरह हथिया लेता था। ये सब मेसोपोटामिया के वाले चैप्टर में आपने पिछले साल पढ़ा होगा, अगर थोड़ा बहुत याद हो आपको तो। है ना। तो एग्रीकल्चर आया तो सेटल्ड लाइफ आई, सेटलमेंट आया, क्योंकि लोग वहां पर अब परमानेंटली रहना चाह रहे थे और उनको जरूरत थी परमानेंटली रहने की। ठीक है। क्योंकि उन्हें खेत की देखभाली करनी है, देखभाल करनी है, फसल को खाद देनी है, पानी वगैरह देनी है, पशुओं से बचाना है, लुटेरों से बचाना है। तो वहां पे उनको रहना पड़ेगा, और अगर रहना पड़ेगा तो उनको एक घर चाहिए, एक सेटलमेंट चाहिए। तो ये हिस्ट्री बताती है कि भाई आज से 10,000 साल पहले जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई होगी, तब ह्यूमन सेटलमेंट आया होगा। ह्यूमन सेटलमेंट धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ। और ह्यूमन सेटलमेंट में क्लाइमेट वगैरह और लैंड वगैरह, टेरेन वगैरह, फिजिकल फीचर्स, इन सब का बड़ा योगदान होता है। ऐसी जगह पे ज्यादा घर आपको देखने को नहीं मिलेंगे जहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीम है। जहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा है वहां पर आपको खूब घनत्व वाला एरिया मिलेगा, हाई डेंसिटी वाला एरिया मिलेगा, मतलब वहां पे घर ज्यादा मिलेंगे, वहां पे सेटलमेंट ज्यादा मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले सेटलमेंट्स, अगर हम एंशियंट सिविलाइजेशन की बात करें, तो हड़प्पा की बात होती है और मेसोपोटामिया की बात होती है। यही तो दो हैं एंशियंट सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी टाउन प्लानिंग थी, आपने अच्छे से पढ़ा है। घर उनके बर्न्ट ब्रिक से बनते थे, है ना। और घर का अलग आर्किटेक्चर होता था, रूम्स थे और कॉरिडोर था, कुएं थे उनके घर में, एक आंगन होता था, दरवाजे से आंगन नहीं दिखता था। और सड़क की तरफ खिड़की नहीं थी प्राइवेसी देने के लिए, और सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करती थी, जिसे हम लोग ग्रिड पैटर्न बुलाते हैं, जिसे वो आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। तो एक टाउन प्लानिंग आई, ये भी एक सेटलमेंट का हिस्सा है। उसके बाद सेटलमेंट और रहे आगे भी जा करके, वैदिक काल में भी। उसके बाद जब सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ तो फिर से अर्बन सेंटर्स का आना स्टार्ट हुआ, है ना। मगध एम्पायर में हमने देखा, मौर्यन एम्पायर में देखा, हमने 16 महाजनपद देखे। ठीक। वो सब सेटलमेंट ही थे। उसके बाद और सारे एम्पायर्स आए। उसके बाद फिर सेटलमेंट थोड़े से बर्बाद हो गए। जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, वो आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पिछले अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो वो बनते बिगड़ते रहे हैं। ठीक है। कभी अर्बनाइजेशन था, फिर अर्बन एरियाज का डिक्लाइन हो गया कई फैक्टर्स की वजह से। उसके बाद फिर से अर्बनाइजेशन आया, फिर से डिक्लाइन हो गया कई फैक्टर्स की वजह से। अभी अब डिक्लाइन होना बड़ा मुश्किल है। अगर आप मुझसे पूछो कि चलो पीछे ऐसा होता आया है, कई बार ऐसा हुआ है, बना है बिगड़ा है, बना है बिगड़ा है, लेकिन अब क्या ऐसा हो सकता है क्या? अब अगर बिगड़ भी जाएगा तो बन जाएगा, क्योंकि अब वो हिस्ट्री हम थोड़ा पीछे छोड़ाए हैं अपनी ना। अब हम लोग काफी आगे आ गए, हमारी पॉपुलेशन 900 करोड़ होने वाली है, फिर 1,000 करोड़ हो जाएगी 2050 तक। तो 1,000 करोड़ लोग पहले नहीं हुआ करते थे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन। तो अब अगर कहीं बिगड़ता भी हो, बिगड़ेगा कैसे? बिगड़ने के लिए दो ही रीजन रिस्पॉन्सिबल होंगे, एक तो वॉर होगा या तो क्लाइमेट चेंज होगा। वॉर चल ही रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, और यूक्रेन की कई सारी बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। आधा यूक्रेन की बिल्डिंग्स तो तबाही हो गई हैं मिसाइल में। ठीक है। और पैलेस्टीन की बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। तो सेटलमेंट बिगड़ा है, लेकिन उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ पिछले कई सालों से सेटलमेंट्स बनते बिगड़ते आए हैं। ठीक है। एक मिनट। लाइट थोड़ी ज़्यादा आ रही है तो इसको एक मिनट ही रख दो यार।
बाकी मेजरली अगर हम ह्यूमन सेटलमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहें, मतलब बहुत सारे उसके सेटलमेंट्स के टाइप्स हो सकते हैं, आपके बुक में लिखा हुआ है। क्लस्टर्ड सेटलमेंट की एग्जांपल है, सेमी क्लस्टर्ड होता है, हैमलेटेड होता है, डिस्पर्स्ड होता है, ये 4 तरह के टाइप दिए हुए हैं। उसके बाद अर्बन की बात आती है, अर्बन में मेगा सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है, उनको पॉपुलेशन के आधार पे कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, राइट। सैटेलाइट टाउन्स होते हैं, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे आगे। और अर्बनाइजेशन इंडिया में कैसे रहा, ठीक, ये सारी चीज़ हमको आगे पढ़नी है। लेकिन अगर मोटा मोटा दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहें हम ह्यूमन सेटलमेंट को, तो मोटा मोटा हम एक रूरल सेटलमेंट में डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा अर्बन सेटलमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर कई सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। क्लस्टर्ड है, सेमी क्लस्टर्ड है, डिस्पर्स्ड है, हैमलेटेड, जो भी है। लेकिन मोटा मोटा दो पार्ट्स, रूरल और अर्बन सेटलमेंट। क्योंकि कॉमन भाषा में, आम भाषा में, ले मैन की लैंग्वेज में कोई ये जाके ये नहीं बोलता कि मैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट में रहता हूँ। कोई जाके बोलता है मैं हैमलेटेड सेटलमेंट में रहता हूँ। आम भाषा में ये सब तो इस्तेमाल होता नहीं है। वो तो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मली इसका इस्तेमाल नहीं होता, ठीक। नॉर्मली किसका इस्तेमाल होता है, या तो शहर में रह रहे हैं या तो गांव में रह रहे हैं। बस दो ही शब्द होते हैं जबान पे। शहर वाले कहते हैं मैं घर जा रहा हूँ, तो घर जा रहा हूँ से उनका मतलब होता है मैं गांव जा रहा हूँ। और गांव वाले कहते हैं मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ काम रहता होगा या जॉब वहां करते होंगे। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं, गांव और शहर। अगर गांव हटा दिया जाए तो शहर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, शहर हटा दिया जाए तो गांव आज के डेट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप मुझसे पूछो कि आज से 2000 साल पहले अगर शहर ना होते, शहर थे ही नहीं ज्यादा, इक्का दुक्का शहर था, गांव में ही जिंदगी बीतती थी सब। आज भी 70% लोग लगभग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो शहरों का आज रोल काफी बढ़ गया है, क्योंकि आज जिस तरह से हम डिपेंडेंट हुए हैं शहरों के ऊपर, ठीक है, अब वापस जाना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है। अब वापस नहीं जा पाएंगे हम काफी आगे आ गए हैं, ठीक। हाँ, इसमें थोड़ा सा हम पीस पाने के लिए काम कर सकते हैं कि शहर है तो चलो कुछ दिन गाँव हो आते हैं, गाँव में शांति मिल जाएगी। लेकिन कोई ये कह दे मैं शहर में रहूंगा नहीं, अब तो सब गाँव में रहूंगा और शहर कभी नहीं जाऊंगा, संभव नहीं है, ठीक है। तो दो बड़े बड़े कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद सारी कैटेगरीज आती हैं, रूरल और अर्बन, या तो शहर हो गया या तो गांव होगा। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मैंने बताया। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, कोई बताए। एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे की जरूरत है उनको, कौन बताएगा। क्या पूछे हैं सर आप? गांव और शहर एक दूसरे को पूरा कैसे करते हैं, मतलब एक दूसरे की जरूरत कैसे है उनको। सर क्या गांव वजह जो है। है शहर को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स देते हैं और बदले में शहर उनको पैसे या फिर वो क्या बोलते हैं। ठीक। फिनिश गुड्स, मतलब हाँ, फिनिश गुड देते हैं वही। आलू होगी खेत में, आलू वही शहर में, शहर में आलू जाके क्या बन जाती है, चिप्स। और आजकल गांव का बच्चा बच्चा चिप्स खा रहा है, ठीक है। अभी मैं 2 दिन पहले गया था गांव, तो अपने गांव नहीं गया था, मतलब एक गांव गया, तो वहां पर एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा था और आइसक्रीम वालों को गाली दे रहा था, ठीक है। और गाली क्या दे रहा था कि कितनी गंदी आइसक्रीम खिला दी तुमने, ठीक है ना, कितनी घटिया आइसक्रीम खिला दिया वो, ऐसे बोला था उसने। तो अब वो अरे आइसक्रीम, तो पैसा कितने का था? 10 का होगा, 5 का, 10 का, तो कहाँ उतनी खुल जाएगी।
हाँ 10 रुपए वाली थी, वो भी मैंने डिब्बा देखा तो पता नहीं कौन सी लोकल कंपनी, मतलब ऐसे ही कुछ रहा होगा। तो अब वहाँ का डेयरी प्रोडक्ट, गांव में ज्यादातर गाय होती हैं, अब तो शहरों में भी डेयरी आने लगी है, वो तो बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन गांव में ज्यादा गाय वगैरह पाली जाती है, तो दूध गांव का जगह जगह जाता है। और जो शहर में भी होते हैं डेयरी वाले, वो भी गांव से जुड़े हुए होते हैं, तो एक तरह से गांव ही सप्लाई कर रहा है शहर को दूध। तो दूध जाता है, फिर उसी का आइसक्रीम वगैरह बनती है फैक्ट्रीज में। तो रॉ प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल देता है गांव, रॉ मटेरियल को फिनिश करके फिनिश गुड देता है शहर। ठीक है, ये दोनों का रिलेशन है। अगर शहर चाहता है कि मैं इंडस्ट्री लगाए कुछ मैन्युफैक्चर करूं, तो गांव जब तक रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक ऐसे संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर गांव ये चाहता है कि मैं शहर के बिना इंडिपेंडेंटली रह पाऊं, तो आज के जमाने में ये मुश्किल नहीं है, मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आज इतने इंटरकनेक्टेड हो गए हैं हम, अब वापस नहीं जा सकते। आप सोचो एक लाइफ इमेजिन करो बिना मोबाइल फोन को, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना इस ऑनलाइन क्लास के, जहां पर आपको चिट्ठी भेज करके कम्युनिकेट करना पड़े, और चिट्ठी 7 दिन बाद पहुंचे, उसका 7 दिन बाद रिप्लाई आए, तो मतलब आपका जवाब पाने के लिए आपको 14 दिन का इंतजार करना पड़े। नहीं मुमकिन है। और ये बेवकूफी वाली बात भी है। ठीक, इतनी एडवांसमेंट को फिर से वापस करना, उसकी सोचना भी बेवकूफी वाली बात है। तो दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं आज। और गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो वो शहर भागता है, क्योंकि शहर में ही अस्पताल मिलेंगे, उसको अच्छी सेवा मिलेगी। गांव में भी कुछ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खुले रहते हैं, लेकिन वहां पर हाई लेवल की ट्रीटमेंट उसको नहीं मिल पाएगी, उसके लिए उसको शहर जाना पड़ेगा। शहरों में भी छोटे बड़े शहर आते हैं, स्मॉल सिटीज, बिग सिटीज, मेट्रोपॉलिटन, मेगा सिटीज, पॉपुलेशन के बेसिस पे। जैसे अयोध्या है, वहाँ की पॉपुलेशन 4 लाख के आसपास है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, अब धीरे धीरे बढ़ेगी। तो 4 लाख के आसपास है वहाँ की पॉपुलेशन। आप सोचिए, लखनऊ की पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है, 1 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है लखनऊ की। तो कितना गुना का अंतर है। लखनऊ में सारी सर्विसेज अवेलेबल है, अयोध्या में उतनी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, सुल्तानपुर में तो वो भी नहीं है ठीक ठाक। ठीक है, अब तो अयोध्या एक टूरिस्ट टाउन बन रहा है, राम मंदिर खुला है, तो टूरिज्म की वजह से काफी कुछ आएगा वहां पर। सुल्तानपुर में टूरिज्म के नाम पे ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो रूरल अर्बन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक, और दो सेटलमेंट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, मोटा मोटा रूरल सेटलमेंट को, अर्बन सेटलमेंट को। रूरल सेटलमेंट ज्यादा है हमारे देश में, 70% हमारी पॉपुलेशन लगभग गांव में रहती है और 30% शहरों में रहती है। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, आधी पॉपुलेशन हमारी डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और आधी में से कुछ इंडस्ट्री वाले हैं, और कुछ सर्विस वाले हैं। इन्हीं दोनों को मिला करके, तीनों को मिला करके पूरा आ जाता है। और जो हाई लेवल वाले हैं वो तो बहुत कम है। हाई लेवल का मतलब कॉटनरी और क्यूनरी सेक्टर। ये बताऊंगा मैं आपको, ये इंडियन इकोनॉमी में एक चैप्टर आएगा, उसमें है कहीं पर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात होगी। हाँ वहां पर है बेटा, पूरी नामी चैप्टर ही है उसका। प्राइमरी एक्टिविटी एक चैप्टर है, सेकेंडरी एक्टिविटी एक चैप्टर है, टर्शरी एक्टिविटी एक चैप्टर है। 3 चैप्टर इसी नाम से हैं। ठीक है, पहले ये इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, नहीं पूछना तो आगे बढ़ते हैं।
समझ में आ रहा है सबको जो मैं पढ़ा रहा हूँ? अखंड कहाँ चला गया? अरे सॉरी, हाँ, ये इसी की बात कर रहा था मैं। और कौन नहीं आया? श्रेया, वो पारुषी तो वो पढ़ती है। हाँ साक्षी, पूछो। सर अभी भी इंडिया डेवलपिंग कंट्री क्यों है? इसके दो तीन कारण हैं। ठीक है। पहला जो रीजन है वो फैक्चुअल रीजन ये है कि यार अभी हमको इंडिपेंडेंट हुए सिर्फ 70 साल हुए हैं या 77 साल हुए हैं। 76-77 ईयर्स ही हुए हैं हमको। 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारी हालत ये थी कि हम अ, एक खाने की चीज अच्छे से इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, बाहर से नहीं मंगा सकते थे। ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से हमारा एग्रीकल्चर, हमारी इंडस्ट्री इतनी बुरी तरह से बर्बाद थी कि हम मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स से आने से पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम लोग सबसे बड़े एक्सपोर्टर हुआ करते थे। हमारी इकोनॉमी ब्रिटिश की इकोनॉमी की 9 गुना हुआ करती थी, 8.5 गुना। ठीक। सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर हम ही लोग थे। तो एक्सपोर्ट वाली इकोनॉमी को इम्पोर्ट वाली इकोनॉमी कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तो टाइम लगता है थोड़ा सा। अगर आप अमेरिका को देखो तो अमेरिका को आज़ाद हुए 250 साल हो गए हैं, और ब्रिटेन तो कभी गुलाम था ही नहीं किसी का। सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में आया था। यूरोप बहुत जल्दी आज़ाद हो गया था इंडिया के मुकाबले, और इंडिया के मुकाबले उसका एक्सप्लॉइटेशन इतना नहीं हुआ था। ठीक। यही वजह है, अगर तुम देखो आज अफ्रीका को, अफ्रीका में जो देश हैं उनकी हालत इंडिया से भी खराब है। इंडिया में तो सिर्फ ब्रिटिश थे मेजर पावर। अफ्रीका को सारे कॉलोनियल पावर्स ने, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स ने बांट लिया था। इतने दूर तुम रहोगे, इतने दूर हम रहेंगे, इतने दूर हम रहेंगे, और खूब नोचा खसोटा, बुरी तरह से एकदम बर्बाद कर दिया। सिर्फ फायदा लेते थे, प्रॉफिट लेते थे, तरक्की के लिए कुछ करते नहीं थे। तो अफ्रीका की हालत हमसे भी ज्यादा खराब है। हम तो फिर भी ठीक है अभी अफ्रीका के मुकाबले। तो पहला रीजन ये है कि अभी हम इंडिपेंडेंट हुए बहुत कम टाइम हुआ है, और हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री रही है, ब्रिटिशर्स ने इतना बर्बाद किया है हमको। दूसरा रीजन ये है, जो थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल पे जाके बात किया जाए, तो हमारे अंदर अवेयरनेस कम है। ये बात अधिकतर हमेशा महसूस की जाती है। हम लोग थोड़ा सा कम यूनाइटेड होकर काम करते हैं। ठीक है। हम लोग रिस्पेक्टफुल भी नहीं है अपनी कंट्री को लेकर के और अपने डेवलपमेंट को लेकर के। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। ऐसे कहा गया, मतलब काफी लोगों ने कहा, कहीं मैंने पढ़ा था, सुना था, उसमें कहा गया था कि भारत में क्या है कि जो घर है भारत का, मतलब जो आपका घर है, मेरा घर है, जो भारत में रहने वालों का घर है, बहुत साफ रहता है, एकदम चमका के रखते हैं। ठीक है। लेकिन भारत की पब्लिक प्लेसेस को आप देख लो, उससे गंदा तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। बोलो जुबा केसरी। तो हम लोग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपनी, हमारी पब्लिक स्पेस। और यूरोप वगैरह में ना, और यूएस में देख लो, यूरोप में देख लो, इसका उल्टा होता है। वहां के घर भले गंदे रहते हैं, घर के अंदर का मामला कूड़ा कचरा पड़ा है, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन उनका पब्लिक जो स्पेस है बहुत साफ रहता है। हम लोग घर चमकाते हैं लेकिन पब्लिक स्पेस अपना बर्बाद कर देते हैं। घर पे आपको सब लोग डांटते हुए मिल जाएंगे कि कपड़ा वहां क्यों रखा है, उठा के सीधे रखो, झाड़ू नहीं लगाई, आज आज पोछा नहीं लगा है, बिना नहाए किचन में नहीं घुसना है। होता है ना सब जगह पे। ये भारत में ही होता है, आपके अगल बगल होता है, आपके घर में भी हो सकता है होता हो। लेकिन
सड़क की दीवार पे आप मूत सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वाह गुरु जी वाह, गजब गजब। तो यहाँ पर हमारी जो मेंटालिटी रही है ये ऐसी रही है। ठीक। दूसरा रीजन ये है। तीसरा रीजन आप थोड़ी सी पॉलिटिकल सिचुएशन को भी देख सकते हैं। करप्शन बहुत है हमारे यहाँ ना, बहुत ज्यादा करप्शन है। कोई ये मत कह देना कि पिछले सालों में करप्शन कम हुआ है। करप्शन ना कभी कम था ना आज कम है। 1960-70 में भी यही हाल था, 2024 में भी यही हाल है। पॉलिटिकल पार्टियाज जो पार्टीज हैं, पार्टियाज बोल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पैसा बहाती हैं। बहुत ही एकदम ताबड़तोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम आई थी, उससे पूरा सा जो पैसा था एकदम लीगली हो गया था, है ना। सुप्रीम कोर्ट को हटाना पड़ गया उसके, भैया हटाओ क्या कर रहे हो, करप्शन को बढ़ावा दे रहे हो। करप्शन हर जगह है। ठीक। कोई नेता बनता है या कोई विधायक की सीट पाता है तो उस सीट को खरीदने के लिए उसको कितने पैसे देने पड़ते हैं, लाखों करोड़ रुपए देना पड़ता है उसको। बहुत सारे नेता तो ये लोग ये करते हैं कि अपनी जनता में पैसे बंटवा देते हैं। वोट से एक दिन पहले, 2 दिन पहले 100-100 की नोट, 500-500 की नोट, जाओ वोट दो मेरे को। हम्म? तो पैसा नहीं तो दारू बंटवा देते हैं, क्योंकि दारूबाज तो हम लोग हैं ही हैं। और दारू बंटवाते हैं कौन सी, कच्ची वाली। अच्छी एकदम 70 वाली। और उसको पी के लोग मर भी जाते हैं। पॉपुलेशन कम करते हैं सर, पॉपुलेशन। फिर वही बहुत ठंडी की है ना साक्षी। तो ये 2-3 कारण मेजर हैं जो आप दे सकते हो। एक ही सिर्फ ब्रिटिशर्स को ब्लेम करना, ये तो बड़ी गलत बात होगी ना। हम लोग खुद कैसे हैं देखो ना, हम लोग खुद ही बर्बाद है। कोई पब्लिक स्पेस ऐसा नहीं है जहां पर कूड़ा कचरा ना पड़ा हो, ऐसे बोतल। ऐसे मैं देखता हूँ बस में जा रहे हैं, चिप्स खा के ऐसे पैकेट फेंक दिया, है ना। ऐसे बोतल पिया और पानी उसे फेंक दिया बस में से बाहर। ये डेली का सीन है। आदित्य ने कल किया था। सर उससे रोजगार मिलता है। अच्छा, रोजगार मिलता है उससे, हाँ। क्या जो रोजगार मिलता सफाई है? कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी रहते हैं उसे साफ नहीं करेंगे तो कैसे ही बेटा पैसा सफाई कमाएंगे वो लोग। कर्मचारी को बदी बधाई इनकम मिलती है तुम्हारे रोजगार करने से। वो अगर किसी एक कलेक्शन पॉइंट पे भी अगर आप कूड़ा फेंक दोगे तो वहां से वो जाके कलेक्ट कर लेंगे, उनका काम है। आपका क्या काम है बेटा? आपका काम ये है ना कि आप हर जगह पे ना फेंको, डस्टबिन में डालो। डस्टबिन से उठाएंगे सफाई कर्मचारी। ये सफाई कर्मचारी तुम्हारे पीछे पीछे लगे रहें और जाके कूड़ा उठाएं। जहां पे लिखा रहता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, वहीं पे पेशाब की जाती है। ठीक है। वहां मैं पे कैमरा लगना चाहिए। मैं आपको एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट की बात बता रहा हूँ। जब नाका की तरफ जाने लगो तो जो एयरपोर्ट की दीवार पड़ती है ना, तो उसमें पता है क्या लिखा हुआ है? कल जाके नोट देखना, एकदम जैसे आप नाका वाली क्रॉसिंग के पास पहुंचने लगो। ठीक। कभी जाना तो देखना, नाका वाली क्रॉसिंग के पास पहुंचने लगो ना, तो उससे पहले दीवार पे बड़ा सा लिखा हुआ है। उस पे यस लिखा सर, हुआ है समझ गधे। गया समझ गया। हाँ, उस पे लिखा हुआ है गधे की पूछ यहाँ ना मूछ। और और लोगों ने कई वहीं पे जगह जाके और कुछ पेशाब। लिखा रहता है हाँ, ये। और लोगों ने वहीं पे जाके पेशाब किया है। तो ये हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ब्रिटिशर्स को ब्लेम करते रहे और खुद कुछ ना करें। बहुत जगह लिखा रहता है यहाँ पे करना मना है। और बाकी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं भाई, माशाल्लाह है। 100 रुपए का आता है बजट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 100 रुपए का बजट आता है, 30 रुपए मंत्री जी ले लेते हैं, 20 रुपए आईएएस ले लेता है सेक्रेटरी। ठीक है। 10 रुपए ठेकेदार ले लेता है,
40 में से 10 इंस्पेक्टर ले लेता है, बचा 30। 100 में से 30 लगता है, 30 भी नहीं लगता यार। उस 30 में भी मजदूर अपना खा पीट के मार के एकदम से 100 में से 20 ही लगता होगा। और नतीजा क्या होता है? 1 साल में सड़क उखड़ गई। अभी नया नया पुल बना, ब्रिज बना, गिर गया, 1000 लोग मर गए उसमें, सैकड़ों लोग मर गए। ये हमेशा हुआ है, हर साल होता है। पॉपुलेशन कम हो रही है सर। सर जब आईएएस ऑफिसर और पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता होते हैं सब अपना जेब भर लेते हैं, तो मतलब सर ये जो है गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर पाती है जो है कहाँ पे कितना जा रहा है कैसे जा रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ अपोजिशन को ट्रैक करती है बस, अपने वालों को नहीं करती। और सर जो ये इंडिपेंडेंस के नाम पे वो है उनका क्या सीबीआई और फिर आईटी विभाग वाले। कहने के लिए इंडिपेंडेंट है यार, सब सरकार के अंदर काम करते हैं, गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पे, मिनिस्ट्री के डायरेक्शंस पे। ठीक है। और कोई भी रूलिंग पार्टी का नेता, उसके पास कभी भी ईडी सीबीआई नहीं जाती है, हमेशा अपोजिशन के पास जाती है। हम्म। और ये काम सभी सरकारों ने किया है, एक सरकार ने नहीं किया, सभी सरकार ने काम किया है। ये हमारा सिस्टम ही ऐसा हो गया है। अमेरिका में ये खास बात है कि वहां पर जो इंस्टीट्यूशन है, वहां का जो सिस्टम है वो मजबूत है ना। उनको पता है कि पुलिस हमें हरास नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस वहां पे कानून के अंदर काम करती है। उनको पता है कि कोर्ट बायस नहीं हो जाएगा, जज बायस नहीं हो जाएगा। उनको ये भी पता है कि हमारी मीडिया हमारे लिए सवाल उठाएगी, हंगामा खड़ा कर देगी। ठीक है। हमारे यहाँ ये सारी चीजें कमजोर हो गई है ना। हमारी जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो कमजोर हो गए हैं। लगातार भाषण दिए जा रहे हैं उल्टे सीधे। चुनाव आयोग हाई बीपी और लो शुगर करके पड़ा हुआ है। तो हमारी संस्थाएं बहुत भी कमजोर हो गई हैं। और सर इस समय के जो उन सीजेआई हैं वो तो काफी स्ट्रिक्ट है ना। मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट हूँ यार आयुष। अरे सर आप तो हैं। कहने के तो बोल सकता हूँ ना, बोलने में क्या है। सर सब बिके हुए हैं सर। वोट देने की बारी आती है, 1000 रुपए मुर्गा दारू वोट दे देंगे, उसके बाद सरकार से एक्सेप्ट करेंगे ईमानदार सरकार है। तो हम ही लोग बिके हुए हैं तब जी क्या। जी। अरे जब स्कूल में बिका हुआ है सब देख चुप रहे रहो यार हैं। सांसू। सर आधे 70 क्या रुपए गलत बिका बोल हुआ रहे है। हैं कुछ। आधे 70 रुपए बिका हुआ है। कुछ गलत बोल रहे हैं बताओ। स्कूल में सुनने में आ रहा है, जीता कोई बनाया कोई गया। चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स का। वही थोड़ा सा हिस्टोरिकल लिखेंगे, रूरल अर्बन के बारे में जानेंगे, रूरल अर्बन कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हम जा करके रूरल सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आता है क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, कहाँ कहाँ पाया जाता है ये सब जानेंगे, और हैमलेटेड और डिस्पर्स, उसके बाद अर्बन एरियाज, अर्बनाइजेशन। बस यही है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है आपका। दो तीन तीन क्लास लगेगी, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। लिखिएगा, ह्यूमन बीइंग्स started settling down
once they invented the art of agriculture. Hmm. Around 10,000 years ago, it became important. तो लिख लीजिएगा, it became necessary to settle down and look after the agricultural crops. सही से लिखते हैं इसको. एग्रीकल्चरल, ये एल लिखा हुआ है. हम्म. तो मैंने यहाँ पे ये लिखा कि भाई एग्रीकल्चर आया, लोगों को सेटल डाउन होने की जरूरत पड़ी, सेटलमेंट्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि एग्रीकल्चर क्रॉप्स को देखने के लिए भी भाई चाहिए था, वो नोमैडिक्स नहीं रह सकते थे, है ना. दिस गेव राइज टू ह्यूमन सेटलमेंट्स and its different nature. यहाँ पे लिख दीजिएगा नियोलिथिक एज में. हम्म. आगे लिखिएगा. Historically, there have been several ancient settlements, several ancient settlements. For example, Harappan civilization settlements, Harappan civilization, its towns and houses, Mesopotamian civilization, and Egyptian towns, etc. Settlements are determined by two factors mainly:
कौन कौन से दो फैक्टर है? एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। कोई भी जो सेटलमेंट होगा ना, जब बस्तियां बनेंगी तो वहां पर एग्रीकल्चर और ट्रेड ये दोनों चीजें होंगी, तभी बस्ती बन पाएगी। एग्रीकल्चर अगर नहीं है तो फिर सेटलमेंट बनाने के लिए, सेटल होने के लिए कोई वजह रह नहीं जाती। जब एग्रीकल्चर ही नहीं है, हम वहां पे क्यों रहेंगे? और अगर ट्रेड नहीं है, ठीक है, तो गाँव में तो मान लीजिए एग्रीकल्चर के साथ रह सकते हैं सेटलमेंट्स, लेकिन शहर में ट्रेड नहीं है तो उस शहर में कोई रहना नहीं चाहेगा, क्योंकि उस शहर में ना फिर कोई जॉब होगी ना इकोनॉमी चलेगी। जिस शहर में ट्रेड नहीं है, उस शहर के लोग माइग्रेट कर जाएंगे, भाग जाएंगे किधर? गांव की ओर। इसका एक एग्जांपल हमने कोविड टाइम में देखा था। क्या हुआ था कोविड टाइम में, ऐसा बताओ। कुछ हुआ था कोविड टाइम में? बताओ कोई। स्कूल की छुट्टी हुई थी, पेपर कैंसिल हुआ। कोई बताए? हाँ, साक्षी ने बताया। सब गांव आ रहे थे शहर से, क्योंकि शहर बंद हो गया था। और शहर बंद, तो शहर में क्यों रहें? कुछ करने को है नहीं वहां पे, तो कहाँ जाएं? गाँव जाएं, वहाँ खेती कर लेंगे, कुछ खाने को मिल जाएगा, मजदूरी कर लेंगे कुछ, अपनी जमीन है, थोड़ा सा अपना घर है, रहने के लिए हो जाएगा। शहर बंद है तो पैसे है नहीं, किराया कैसे देंगे? गांव में तो अपना घर है, खाने को भी मिल जाएगा, रहने सोने को मिल जाएगा। तो ट्रेड नहीं होगा तो शहर नहीं हो पाएंगे, फिर सब गांव भाग जाएंगे। और गांव में एग्रीकल्चर नहीं है तो गांव गांव क्या है फिर? गांव में एग्रीकल्चर अगर नहीं है, खेती नहीं है, तो गांव गांव रह जाएगा? बिल्कुल नहीं रह जाएगा। तो जो सेटलमेंट्स है, चाहे आप रूरल सेटलमेंट्स की बात करो चाहे अर्बन सेटलमेंट्स की बात करो, ये एग्रीकल्चर और ट्रेड इन दोनों फैक्टर से डिफाइन होते हैं। ये डिटरमिन करते हैं एग्रीकल्चर और ट्रेड, है ना? ये दोनों बहुत जरूरी हैं, इन्हीं से निर्धारित होते हैं। एग्रीकल्चर आप लिख सकते हैं फॉर रूरल एरियाज, और ट्रेड फॉर अर्बन एरियाज। अभी आप आगे पढ़ोगे एशियन टाउन्स के बारे में और मेडिवल टाउन्स के बारे में और ब्रिटिश टाउन्स के बारे में। तो एशियन टाउन्स में यही सब आ जाएंगे अपने, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले टाउन्स, है ना? हड़प्पा, मोहनजोदारो, और उसके बाद कालीबंगन, राखी गढ़ी। मेडिवल टाउन्स में आपके दिल्ली, आगरा, ये सब सेंटर्स थे दिल्ली सल्तनत के और मुगल एम्पायर के। और ब्रिटिश टाउन्स में आपके कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, ये तीनों जो टाउन है ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए हैं अच्छे से। तो ब्रिटिश टाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं फिलहाल। तो आगे एक और लिख सकते हैं कि मेजरली वी कैन क्लासिफाई, मेजरली वी कैन क्लासिफाई human settlements
human settlements into two categories. एक मिनट। कौन सी दो कैटेगरीज की बात हो रही है यहाँ पर? रूरल और अर्बन। रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। बाप रे बाप, इतनी तिरछी लाइन बन गई मेरे से। अब सही है, टेढ़ा है पर मेरा। ठीक है, तो दो कैटेगरी रूरल और अर्बन में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली बात तो रूरल और अर्बन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये बात क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम ऐसे दो एरोज बना सकते हैं और दिखा सकते हैं। ठीक, ये एरो दिखा रहा है कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। लिख भी सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक है, सहायक है, एक दूसरे के बिना दोनों एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रूरल सेटलमेंट्स में आपको मेनली क्या कौन सी एक्टिविटी देखने को मिलेगी? प्राइमरी एक्टिविटीज, है ना, एग्रीकल्चर। प्राइमरी एक्टिविटी इज डोमिनेंट। तीन सेक्टर्स आप जानते ही हैं, भूलिएगा मत। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर की बात होती है, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री की, और टर्शरी मतलब सर्विसेज की। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी इज डोमिनेंट इन रूरल एरियाज, डोमिनेंट। लेकिन अर्बन सेटलमेंट्स में क्या है? सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी डोमिनेंट होंगी। ठीक है, रूरल सेटलमेंट्स क्या प्रोवाइड करेंगे? रॉ मटेरियल्स एंड फूड, खाना और कच्चा माल, रॉ मटेरियल। अर्बन सेटलमेंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे आप कल्चर के बारे में लिख सकते हैं। गांव कल्चर का एपिसेंटर माना जाता है। एपिसेंटर मतलब वही सेंटर की बात हो रही है, केंद्र की बात हो रही है। कल्चरल एपिसेंटर है गांव। ठीक है, शहर को किसका सेंटर माना जाता है? मॉडर्निज्म का, मॉडर्नाइजेशन का, मॉडर्नाइजेशन सेंटर। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक?
बोलो बच्चा। नो सर। हम्म, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बना करके और डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके कि हाउ villages and cities are interdependent and how they are related to each other, how rural and urban settlements are complementary to each other। ये बात हम देख लेते हैं फ्लो चार्ट से। जो मैंने बताया उसी को फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो एक अच्छा सा फिगर बना सकते हो आंसर में अपने लिखने के लिए। अच्छे से ही पेन ले लेते हैं, ये लेते हैं इंडिगो, येलो लेते हैं, येलो तो डर्टी कर लो, चलो ठीक है। अब यहाँ पर है रूरल एरिया, यहाँ पर है अर्बन एरिया। थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, एक मिनट। रूरल एरियाज ऊपर लिख दें, अर्बन एरिया इधर राइट साइड साइड पे ऊपर लिख दें। ठीक है, अब देखिए रूरल एरिया में आपको क्या क्या मिलेगा। फील्ड्स मिलेंगी, फसलें मिलेंगी, क्रॉप्स मिलेंगी ढेर सारी। ठीक है, राइट। ट्रीज मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे ज्यादा आपको रूरल एरियाज में। ठीक, यहाँ पर आपको जानवर भी ज्यादा मिलेंगे रूरल एरियाज में। ठीक, पता नहीं कौन सा जानवर है, जो भी है। ठीक है, जानवर है, कम से कम इतना जान लीजिए। अर्बन एरियाज में आपको हॉस्पिटल फैसिलिटीज, देखिए मैं घर बना रहा हूँ, यहाँ पे प्लस लगा दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस मतलब ये चर्च नहीं है, ये हॉस्पिटल है। ओके, एंड स्कूलिंग फैसिलिटीज अच्छी मिल जाएंगे। अच्छे अच्छे स्कूल आपको गांव में नहीं मिलेंगे, शहरों में मिलेंगे। ठीक, ये आपने मैप वर्क किया था लास्ट ईयर, याद करिए, तो उसमें ये सब लिखा रहता था मैप पे, सिंबल्स बनाए होते थे, कहाँ पे स्कूल है, कहाँ पे हॉस्पिटल है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे मंदिर है। और इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री हमेशा उस पर एक चिमनी लगा के धुआं निकाल के बनाई जाती है, ताकि लगे कि इंडस्ट्री है, पोल्यूशन कर रही है। ठीक, और ये देखिए नदी जा रही है यहाँ से, वेस्ट मटेरियल इसका अपना छोड़ रही है नदी की तरफ। ये रिप्रेजेंटेशन है कि भाई इंडस्ट्री कैसे पोल्यूशन करती है। तो रूरल एरियाज के पास क्या है, फूड है, क्रॉप है। ठीक है, और टिम्बर है, टिम्बर मतलब जो फर्नीचर के लिए इस्तेमाल होता है, लकड़ी वगैरह। यानी ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा। ठीक, रॉ मटेरियल्स किसको प्रोवाइड करेगा, अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज के पास क्या है, अर्बन एरियाज के पास फैक्ट्री, स्कूल है, स्कूल सर्विसेज सेक्टर में आएगा, सर्विस सेक्टर में आएगा। ठीक है, फैक्ट्री, अब यहाँ से फूड आया, क्रॉप आया, टिम्बर आया, तो यहाँ से फर्नीचर फैक्ट्री में बनेगा। और खाना आया तो खाना जो प्रोसेसिंग होगी, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में होगी। हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये सब कौन प्रोवाइड करेगा रूरल एरिया को, अर्बन एरिया। तो कुछ रूरल एरिया देगा अर्बन एरियाज को, और कुछ अर्बन एरिया देंगे रूरल एरियाज को। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप।
क्या ये रिलेशनशिप जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है गांव और शहर के बीच में, क्या ये डिस्टर्ब हुई है आजकल? मतलब पिछले कुछ सालों में डिस्टर्ब हुई है कि वैसे की वैसे है? सोच के बताओ। हल्का फुल्का हुई है सर। क्यों? क्योंकि सर इंडस्ट्री अब ज्यादातर जो है रूरल एरियाज में भी सेटअप हो रहे हैं ताकि जो है मेन सिटी से दूर रहें। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। और फिर स्कूल्स भी बनने लगे हैं, प्राइवेट स्कूल्स रूरल एरियाज में। हम्म, ठीक है, सही बताया। और कोई बताया कुछ? और कोई कुछ ऐड करना चाहे? इनके बीच में एक और एरिया होता है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच में, जिसे हम लोग नॉर्मली किस एरिया से बुला देते हैं? टाउन एरिया से बुला देते हैं। छोटा मोटा कस्बा जो होता है, ठीक है। होता क्या है, जब ओवर डिपेंडेंस हो जाती है एक दूसरे के ऊपर। ओवर डिपेंडेंस का मतलब है कि पूरी तरह से तुम इस पे ही डिपेंड हो गए हो, या पूरी तरह से इस पे ही डिपेंड हो गए हो, तो रिसोर्सेज पे इफेक्ट पड़ता है। अब गांव से शहर मान लीजिए दूर है अगर, ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट चाहिए, एक बीच का रास्ता चाहिए, एक इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन होनी चाहिए जो दोनों ही फैसिलिटीज को लेकर रखे। होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह काफी कॉस्ट आ जाता है, मेन बात ये है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से महंगाई भी बढ़ जाती है, जब दाम बढ़ जाता है चीज़ों का तो लोगों को महंगा पड़ता है। तो अगर बीच में कुछ एरिया आ जाए जहाँ पर दोनों की सर्विसेज हों, रूरल एरिया भी हो और अर्बन एरिया भी हो, इसी रीजन को हम लोग टाउन के नाम से बुला देते हैं। हुआ ये है कि टाउन्स जो बने हैं वो बनना शुरू हो गए हैं, और काफी ज्यादा स्तर पे, बड़े स्तर पे टाउन्स आने स्टार्ट हो गए हैं, जो क्या करते हैं, जो अर्बन एरिया से थोड़ा सा हिस्सा अपने तरफ खींच लेते हैं, ताकि यहाँ पे जो बोझ पड़ा हुआ है वो कम हो जाए। ऐसे एरिया जिनमें रूरल की भी कैरेक्टरिस्टिक है, अर्बन की भी कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों तरफ से वो बोझ कम कर दे रहा है, दोनों की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, गांव की भी और शहर की भी। ऐसे रीजंस आना काफी बड़े स्तर पे आ चुके हैं, यही डिस्टरबेंस है। और यही बात जो टाउन की तुम कर रहे थे दूर ले जाने की, वही बात है। तो टाउन्स काफी ज्यादा बनने शुरू हो गए हैं जैसे जैसे अर्बन एरियाज डेवलप हो रहे हैं। अगर जीवन की माने तो 2050 तक 80% जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो अर्बन एरियाज में रह रही होगी, ठीक। 80% पॉपुलेशन दुनिया की शहरों में रह रही होगी, तो यानी शहर के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, उनके रिसोर्सेज के ऊपर जो दबाव पड़ेगा बहुत ज्यादा होगा। 2050 तक हम लोग 1000 करोड़ होने वाले हैं, 10 बिलियन। और 10 बिलियन की संख्या लेकर के 80% गांव में है। 10 बिलियन का 80% कितना हुआ? बताओ। 8 बिलियन। हाँ, 8 बिलियन, 8 बिलियन, 800 करोड़ लोग गांव में रहेंगे, सॉरी शहर में रहेंगे। तो अगर 800 करोड़ लोग शहर में रहेंगे 2050-60 तक, शहरों की क्या हालत होगी? अभी ये बहुत कम है, अभी 60% के आसपास है, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ेगी, 80% के पास जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए टाउन्स बनाए गए, यही डिस्टरबेंस आई और इसी डिस्टरबेंस की वजह से टाउन्स बनाए गए। टाउन्स एक ट्रांजिटरी एरियाज हैं रूरल एरियाज धारावी और बन अर्बन। जाएगा सर। धारावी को टाउन भी नहीं कहेंगे, स्लम कहेंगे उसको, लेकिन हाँ स्लम्स का आना अरे शुरू सर, हो जब ही इतने जाएगा। लोग जो है जब जाके भर जाएंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। तो रूरल और अर्बन के बीच में
क्या आ गया, टाउन आ गया। ठीक, अब ये टाउन क्या कर रहा है बीच में? टाउन दोनों के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडिंग प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी टर्शरी फैसिलिटीज। ठीक, एक काम और करता है टाउन, क्या करता है? इट शिफ्ट्स द बर्डन फ्रॉम अर्बन एरियाज टू itself। ठीक है, एज the population is constantly increasing। ठीक, इसको एक और डायग्राम से बना के दिखा सकते हैं। जैसे इधर आप चले, रूरल एरिया से चले, जो कि बनाते हैं, बगल ही बना देता हूँ। जैसे आप रूरल एरिया से चले, ठीक है, ये गांव है, रूरल लिख दीजिए यहाँ पर, तो आपको जाना है किधर? अर्बन एरिया की तरफ। लेकिन रूरल से अर्बन जाने के पहले आपको किधर से गुजरना पड़ेगा? टाउन से गुजरना पड़ेगा, कस्बे से गुजरना पड़ेगा। जी, इन दोनों के बीच का हिस्सा है। ये कस्बे काफी बड़े स्तर पे आ रहे हैं, छोटे कस्बे भी, बड़े कस्बे भी। इन्हीं को कभी कभी सैटेलाइट सिटी या सैटेलाइट टाउन बोल दिया जाता है। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि भाई जो बड़े बड़े शहर हैं उनकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लगातार माइग्रेट हो ही रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेके पॉपुलेशन है ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो एग्रीकल्चर से सॉल्व होने वाली है नहीं, तो लोग अर्बन एरियाज की तरफ जाते हैं। ठीक, तो अर्बन एरियाज के रिसोर्सेज पे असर पड़ रहा है। दिल्ली की पॉपुलेशन 4-5 करोड़ है, मुंबई की भी 3 करोड़ के या 4 करोड़ के आसपास है। इतनी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की है, जितनी दिल्ली की है। तो इसीलिए सैटेलाइट टाउन्स और सैटेलाइट सिटीज बनना स्टार्ट हो गए। जैसे एनसीआर का जो रीजन है, दिल्ली एनसीआर का, इसमें जो गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव हुआ करता था, अब गुरुग्राम हो गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और गाजियाबाद, बुलंदशहर, हरियाणा के 2-3 और सिटी हैं, इधर उत्तर प्रदेश के 2-3 और सिटी हैं, ये सब एनसीआर के रीजन में आते हैं, ताकि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा कम हो सके, दबाव कम किया जा सके। कैसे कम होगी भाई? जो दिल्ली डेली अप डाउन कर रहे हैं वो दिल्ली में ना रह के थोड़ा 60 किलोमीटर दूर रह सकते हैं। 60 किलोमीटर रोज अप डाउन कार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेट्रो से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हम्म, और ये अधिकतर आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आप कभी भी गांव से शहर की तरफ आएंगे तो आपको कोई भी यूपी में शहर तो दिखेगा। एससीआर बनने वाला है ना, हाँ, वो एनसीआर की लखनऊ, तरह ही एससीआर हाँ वो बनना है। लखनऊ के आसपास के रीजन को एनसीआर के बेसिस पे ही डेवलप किया जाएगा। हम्म, समय लगेगा उसमें। और क्योंकि लखनऊ की पॉपुलेशन भी 2-3 करोड़ के आसपास हो गई, चेक कर लीजिएगा, उतनी ही होगी, इससे कम तो होगी नहीं। ठीक है, तो आप किसी भी गांव से शहर की हो जाओ तो बीच में टाउन पड़ता है, आप सीधे शहर पे नहीं चले जाते हो। एक शिफ्ट देखने को मिलता है, ट्रांजिटरी एरिया होता है। ट्रांजिटरी एरिया का मतलब कि ट्रांजिशन, रूरल से टाउन, टाउन से फिर अर्बन। सर ये एनसीआर क्या होता है? जैसे ये दिल्ली है,
ठीक है। तो दिल्ली के आसपास के जितने भी रीजन है, जो भी शहर है, इधर नोएडा है, इधर गाजियाबाद है, इधर गुरुग्राम है, बुलंदशहर वगैरह है, हापुड़ है। तो एनसीआर का मतलब है कि दिल्ली के आसपास के जो रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं इसको। नेशनल कैपिटल है हमारी दिल्ली, उसके आसपास के जो इलाके हैं उन्हीं को बोला जाता है नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है। कौन कौन से आ गए? जो मेनली नोएडा है, गुड़गांव है, अब तो गुरुग्राम हो चुका है, गाजियाबाद है, ठीक है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, रोहतक है। ये सब भी जानना जरूरी नहीं, बता रहा हूँ मैं कि दिल्ली के आसपास के जो रीजन है। तो सैटेलाइट टाउन्स का भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही आता है। आज तृप्ति ने पूछा भी था सैटेलाइट टाउन। तो सैटेलाइट टाउन का मतलब कि अब भाई एक बड़ा सा इलाका दिल्ली है, दिल्ली के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, पानी की कमी है, वाटर प्रॉब्लम्स हैं, पोल्यूशन प्रॉब्लम है, उसे पे जाकर सब और बस जाएंगे तो क्या होगा? वही हाल होगा, ना घर का ना घाट का। तो यहाँ की पॉपुलेशन को डाइवर्ट करने के लिए कई सारे सैटेलाइट सिटीज बना दिए गए कि भाई जाओ कुछ लोग गुड़गांव में रहो, यहाँ मत रहो सब लोग, जाओ कुछ लोग नोएडा में रहो, सब यहीं पड़े हुए हैं, भागो यहाँ से, जाओ कुछ लोग गाजियाबाद में रह के आओ, देखो वहां पर क्या है। कुछ लोग बुलंदशहर में क्यों नहीं रह लेते? वहीं रह लो थोड़ा सा, आ जाओ ना, 1 घंटे का रास्ता। कुछ लोग रोहतक में क्यों नहीं रह रहते? आ जाना, 1.5 घंटे का तो रास्ता। तो ये सब सैटेलाइट टाउन्स हैं, ठीक है, सैटेलाइट टाउन्स टू डिक्रीज द बर्डन ऑफ अ बिग सिटी, टू डिक्रीज द बर्डन ऑफ अ बिग सिटी, या कह लीजिए ऑफ अ मेगा टाउन, या कह लीजिए कि मेट्रोपोलिस या मेगापोलिस। मेगापोलिस का मतलब है कि जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है। पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 मिलियन, 10 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन। 10 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, कुछ पूछना है? कल तो फिर हिस्ट्री की क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीधे आ जाएंगे टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स पे। उस पे क्लस्टर्ड सेटलमेंट है, और सेमी क्लस्टर्ड है, हैमलेटेड है, डिस्पर्स है, ये 4 टाइप के होते हैं। और उसके अलावा अर्बन सेटलमेंट्स, एंशियंट टाउन्स उसमें, और फिर मेडिवल टाउन्स, ब्रिटिश टाउन्स। उसके बाद अर्बनाइजेशन की बात करेंगे, कुछ और अर्बन कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। बस 2 क्लास और लगेगी आपको खत्म होने में। और खत्म हो गई क्लास बस? हाँ बच्चा बताने, कोई सवाल है किसी का? डाउट, सवाल, दुविधा? मैं कुछ अलग पूछूं? हाँ पूछो। सर ये जो है मतलब कुछ लोग से जब ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, मतलब पेरेंट्स से दूरियां बढ़ जाती हैं। ऐसा मैंने मतलब एक रिपोर्ट देखा था, उसमें है सर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है केरला में है, और सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम्स भी केरला में ही है। और सर ऐसा देखते हैं मतलब जो है फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसा देख सकते हैं, ज्यादातर जो है लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद भी नहीं करते हैं।
इसका रीज़न कहीं ये तो नहीं कि हम जिस तरह की सोसाइटी हैं उस तरह में देखो हम लोग क्या सोचते हैं, ऐसा ऐसा होता क्या है। एक जानवर पैदा हुआ, ठीक। तो जानवर जब तक बड़ा होता है तब तक अ, उसकी माँ अपने पास उसको रखती है या उसका फैमिली उसके पास रहती है। एक बार वो बड़ा हो गया, अपने आप चलने फिरने लगा, तो फिर वो फैमिली से अलग हो ही जाता है, ठीक है। अलग हो जाने का मतलब भूल जाना नहीं होता है। अलग हो जाने का मतलब कि अपनी खुद की खोज में निकल जाना है, खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए निकल जाना, खुद को स्टैब्लिश करने के लिए, खुद की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए निकल जाना, ठीक है। बाहर जाके पढ़ना, तो कहीं और जाके रूम ले लेना। हम्म, और ये सारी बातें हैं। और जानवर का बच्चा वैसे भी छूट ही जाता है फैमिली से, लेकिन हम इंसान थोड़ा सा बचा के रखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें। क्योंकि हमारे अंदर वैल्यूज़ हैं, हमारे अंदर फैमिली वैल्यूज़ है, सोसाइटी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन जब बच्चा ज़्यादा पढ़ लिख जाता है तो फिर उसे थोड़ा बाहर अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगती है। जानवर में ऐसा नहीं होता, जानवर में नॉर्मली यही रूल है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा रूल नहीं है। हमारे यहाँ तो भाई सोसाइटी है, समाज है, साथ रहना है सबको। लेकिन जब बच्चा पढ़ लिख जाता है तो बाहर अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगता है। हम्म, बाहर स्टैब्लिशमेंट देखने लगता है, अपने पैरों पे खड़े होने की बात सोचने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसी स्टडी में आया भी है जैसे तुम बता रहे हो, तो बिल्कुल पॉसिबल है। और ऐसा होने में कोई गलत बात भी नहीं है, ठीक है। हम नहीं लोगों तो को सर खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए अपने पेरेंट्स को जो है ओल्ड एज होम में भेज देना तो ये अच्छी बात थोड़ी है। नहीं, ओल्ड एज होम वाली बात तो बिल्कुल भी गलत है, इसमें मैं सपोर्ट ही कहाँ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अलग हो जाने के बाद, अलग जाने का मतलब कि दूर चले जाने के बाद, मतलब अब थोड़ा सा डेली साथ में नहीं रह सकते, एक ही फैमिली में नहीं रह सकते। कुछ लोग रहते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी रह पाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, कहीं बाहर पढ़ने चले गए, बाहर नौकरी करने चले गए। तो बाहर पढ़ने, बाहर नौकरी करने कौन जाएगा? तो लिटरेसी रेट जहाँ ज़्यादा होगी वही होगा ऐसा। दूसरी बात, जो ओल्ड एज होम की बात है, ओल्ड एज होम अगर केरल में ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ है इसका मतलब। हम्म, वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं, वो गलत प्रिंसिपल्स लेके चल रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है। मुझे तुम ही बता रहे हो कि ऐसा है, मैं अभी बहुत डेटा नहीं जान रहा हूँ इसके बारे में। लेकिन जैसे तुम बता रहे हो तो वहाँ पे मतलब गड़बड़ है कुछ। वहाँ के प्रिंसिपल्स और वहाँ के जो यंग लोग हैं, बाहर गए वो तो ठीक है, लेकिन जो सिद्धांत वो लेके चल रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाहर निकलने का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं होता है। बाहर निकलने का मतलब खुद को पाना होता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि पीछे लिया तुमने छोड़ दिया। खुद को पाने के लिए पहले अपना पास याद करना जरूरी है। हम्म? अगर आपको पता नहीं आप कहाँ से आ रहे हो, तो आप ये नहीं जान पाओगे आपको कहाँ जाना है, ठीक। तो इसका मतलब वहाँ के जो युवा हैं वो गलत प्रिंसिपल्स लेके चल रहे हैं। उन्होंने ये तो जान लिया कि भाई पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं जाना कि अपने रूट से जुड़ा होना भी कितना जरूरी है। इसका मतलब वो गलत दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। और जो उन्होंने प्रिंसिपल्स ले रखे हैं वो गलत ले रखे हैं, कुछ गड़बड़ है सोसाइटी में वहाँ पर, इसका मतलब यही हुआ। और अमेरिका में शायद ओल्ड एज होम का ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स भी उतने क्वालिफाइड और उतने वेल टू डू होते हैं कि भाई बुढ़ापे में भी उतना ख्याल रख लेते हैं, ठीक है। देखो हमने भी बहुत गलत इस्तेमाल किया है, उन्होंने भी बहुत गलत इस्तेमाल किया है। होता क्या है कि जब एक कहानी थी, बंदर के हाथ में तलवार वाली कहानी सुनी है तुमने? हाँ सर वो राजा की नाक काट देता है। राजा गला ही काट देता है, नाक क्या काटता है वो, राजा गला ही काट देता है। उसको बोला जाता है कि राजा कोई दुख ना हो, मतलब परेशानी ना हो, मक्खी बैठती है राजा के गले पे, नाक गला जो भी रहा हो तो मार देता है, मक्खी मारने के लिए तलवार मार देता है गले पे।
तो हम लोग के साथ भी यही होता है, इंसानों के साथ यही होता है। इंसान को जो इंसान बंदर है उसके हाथ में तलवार दे दी जाती है तो तलवार से वो गला काट देता है। इंसान से ये बोला गया कि तू अपनी खोज में निकल। ठीक। अपनी खोज में निकलने का उसका मतलब ये निकाल लिया कि घर वालों को ही छोड़ दो। तो अपनी खोज में निकलने का मतलब ये नहीं होता कि जो तुम पीछे जी है वो तुम छोड़ दो। ठीक है। तो बहुत गलत मतलब निकाला हुआ है सारी बातों का, गलत प्रिंसिपल से लेके चल रहे हैं उसका मतलब है। अपनी खोज में निकलना, अपने आप को पाना होता है, और अगर अपने आप को पाए हो तो तुम पीछे वाले से कोई दिक्कत होगी ही नहीं। जो अपने आप को पा गया उसको पीछे से दिक्कत क्या होगी फिर? आपको पीछे से दिक्कत है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब जो आपकी अपने आप को पाने की बात है वो झूठी है, वो सिर्फ ढोंग है और कुछ नहीं है। गड़बड़ है सोसाइटी में, इसका मतलब जो युवा प्रिंसिपल्स लेके चल रहे हैं वो गलत लेके चल रहे हैं। और सर ये भी है, केरला वाले जो है लिटरेसी में हाईएस्ट नंबर पे, पहले नंबर पे हैं। लेकिन ये भी है सर, वहाँ पे कोविड केस जब पाया गया था, पहला कोविड केस भी केरला में ही पाया गया था। और फिर सबसे ज्यादा कोविड केसेस जो रिकॉर्ड हुए हैं उसमें सेकंड हाईएस्ट केरला का ही है। जहाँ पे सर उतना जो है लिटरेसी नहीं है, वो तो वहाँ पे उतना ज्यादा भी नहीं है। इसके कुछ वो भी कारण है, जोग्राफिकल कारण भी हैं। केरल एक देखो, केरल में एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है, इक्वेटर के काफी पास है। ठीक है। तो वहां पर वायरस फैलने की संभावना ज्यादा रहती है, बीमारियां फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। कोस्टल रीजन होने की वजह से वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है, और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में वायरस वगैरह अच्छे से फैल जाते हैं, मतलब उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है बीमारियां फैलाने की। और दूसरा इकोनॉमिक कारण है कि वहाँ के लोग गल्फ वगैरह में काम करते हैं, तो उनका इंटरनेशनली आना जाना लगा रहता है। तो दूसरे देश जाते हैं, विदेश होके आते हैं, तो विदेशों से वो वायरस वगैरह ले आते हैं। ठीक है। जोग्राफिकल कारण, इकोनॉमिक कारण है, इसकी वजह से काफ़ी केसेस वहाँ मिलते हैं, देखने को मिल जाते हैं। और ये भी देखना चाहिए कि वहाँ का हेल्थ सिस्टम काफ़ी अच्छा है, इतने सारा होने के बाद भी कंट्रोल कर ले जाते हैं लोग ठीक ठाक, और लोगों की डेथ भी नहीं होती। हेल्थ सिस्टम अच्छा है वहाँ पे, प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत अच्छी है। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब कि आपको थोड़ी बहुत बीमारी भी तुरंत आपका इलाज कर देते हैं, और फ्री में, गवर्नमेंट फंडेड होता है, बहुत पैसा भी नहीं लगता। सेकेंड हाईएस्ट डेथ रेट भी है सर वहाँ पे उसका, कोविड। वो तो केसेस ज़्यादा होंगे उस वजह से हो गया होगा ना। अराउंड 70 लाख केसेस आए थे, जिसमें से 72,000 डेथ्स। तो 70 लाख में 72,000 का मतलब समझ रहे हो कितना परसेंट हुआ? 1%। 99% लोग नहीं मरे, 1 ही % मरे। 1% बहुत बड़ा नंबर नहीं है। डिटॉल भी 99.9 ही कीटाणु मारता है, 0.1 नहीं मार पाता वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम्म, हो सकता है लापरवाहियां की हो उन्होंने, बहुत गलतियां की होंगी तभी इतने केस फैल गए। और थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, केयरफुल रहना चाहिए था। लेकिन इन गलतियों की वजह से जो केरल की अचीवमेंट्स हैं उसको नजरअंदाज कर देना वो ठीक नहीं होगा। ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टेइंग, और कल मिलते हैं 7 बजे।
हिस्ट्री पढ़ेंगे कल। ठीक है, हैव अ गुड नाइट, सी यू टुमारो एट 7।